जब भारत की कथित वीर बहादुर और बड़ी ही प्रभावशाली जातियां समूह सहर्ष गोरे अंग्रेजों की गुलामी करने का चरम सुख प्राप्त कर रहे थे और अपने आने वाली पीढ़ियों को बड़े शौक से, बड़ी खुशी से उस गोरे टापू पर पढ़ा के जेंटलमैन बनाने में लगे हुए थे, उसी समय अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने रीति रिवाजों और अपनी आज़ादी के लिए अगर किसी ने सबसे पहले हथियार उठाए थे तो इस देश के वनवासी थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संथाल विद्रोह की। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बसड़ पर। देश की आज़ादी की पहली आवाज़ लगाने वाले संथाल वनवासी और उनके सहित 31 और, अगर मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड के 7 जिलों में इनकी आबादी लगभग आधी है, कुल आबादी का आधे के आसपास है। और 32 आदिवासी जातियों में हर एक जाति की संस्कृति, हर एक जाति के रीति रिवाज, हर एक जाति की पूजा पद्धतियां एक दूसरे से भिन्न है। ये बिल्कुल अलग समाज है और एक बड़ा ही कठोर और कड़वा सत्य ये है कि जो हम कथित सभ्य समाज वाले लोग हैं, हमने देश की जो ये 8.5% आबादी है वनवासी समुदाय की, इसके साथ कभी न्यायपूर्ण व्यवहार किया ही नहीं। ये हमारे लालच और जो हमारी मानसिकता है ना थोड़ी सी, कि जिसका हम शोषण कर सकते हैं, जिसको हम दबा सकते हैं, उसे दबाएंगे, उसका शिकार सबसे ज्यादा ये वर्ग हुआ है। कभी इनकी मान्यताओं को, इनकी रीति रिवाजों को हमने सम्मान नहीं दिया। इनका जो संविधान के जरिए इन्हें सिस्टम में हिस्सेदारी दी गई, जो आरक्षण के जरिए, उसे भी फर्जीवाड़ा करके मैक्सिमम दूसरे वर्गों ने खाया और आज भी खा रहे हैं। इनकी आबादी का अधिसंख्य हिस्सा आज भी भीषण गरीबी का शिकार है। अशिक्षा का स्तर यह है कि अभी भी आदिवासी समुदाय की साक्षरता दर 47% के आसपास ही है, जो पूरे देश की कुल साक्षरता दर से काफी नीचे है। इनकी जीवन रेखा माने जाते हैं जंगल, और सच ये है कि इनसे इनकी इस जीवन रेखा को हमने छीन लिया है। इन्हें अपने ही घर पर अधिकार नहीं है आज भी। तो भीषण गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य की समस्याओं और शोषण के भयानक कुचक्र में फंसा हुआ भारत का आदिवासी वनवासी समाज विकास के अंतिम पायदान पर आज खड़ा दिखाई देता है। और यही आज के वनवासी समुदाय का कठोर सत्य है, जिसके उत्तरदायी कहीं ना कहीं हम हैं। ये जो मोदी जी अपनी सभाओं में भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे बुलवाते हैं ना, ये भी आपने उनसे ही छीने हुए हैं। मिट्टी को मां मानने की जो परंपरा है वो वनवासी समुदाय से ही आती है। तो सबसे पहले मिट्टी को मां मानने की जो सोच है, भारत माता की परिकल्पना है, वो इसी झारखंड की मिट्टी से बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने उठाई थी। वरना जो हमारा ये कथित सभ्य समाज है, जो मुख्य भारत की जनसंख्या, जो अपने इतिहास की गाथाएं सुनाता है, जो अपने पुराणों और वेदों पर गर्व से फटा जाता है, इन्होंने मिट्टी को कब कर नमक के बदले बेच दिया था। माँ का सौदा नमक नहीं हो गया था साहब। बाकी तो बहुत कीमत अलग हुई, बहुत मामूली सी कीमत, नमक की कीमत पे माँ को हमने बहुत पहले बेचा था। वनवासी समुदाय को भारत की हर राजनीतिक धारा ने छला। कांग्रेसियों ने अलग पहचान के नाम पे छला, वामपंथियों ने नक्सलवाद के नाम पे जो दिमाग में इनके में जहर बोया, हथियार थमा दिए, उस तरह से इन्हें तबाह किया। और दक्षिण पंथियों ने तो पोंगई और ड्रामे का अड्डा बना दिया। इनकी जमीनों को मिला किसी से कुछ नहीं। देने की, इनके जीवन को सुधारने की किसी एक की कभी कोई मंशा नहीं रही। किसी ने कभी आज तक ये बात नहीं की कि इनके रीति रिवाज, इनका समाज, इनकी मिट्टी, इनका जंगल हमें इन्हें दे देना चाहिए। मैं किसी अलग प्रदेश, अलग राष्ट्र की बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इसी राष्ट्र में, उसी राष्ट्र के बेटों को उनका अधिकार देने की बात कर रहा हूँ। इन्हें इनकी ही जमीन पे, इन्हीं के घर पे रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा उपलब्ध कराने की बात कर रहा हूँ। और साथ ही साथ एक ऐसा तंत्र देने की सोच रखता हूँ कि जो शोषण रहित हो। एक बेहद कड़वा सच कह रहा हूँ। आप कभी वनवासी समुदाय के बीच में जाइए। मेरा पूरा बचपन छत्तीसगढ़ में गुजरा है, मैंने बड़े करीब से इन्हें देखा है। तो वनवासी समुदाय के बीच में जाइए, आज की तारीख में आपको एक महिला ऐसी नहीं मिलेगी, एक महिला जिसका दैहिक शोषण ना हुआ हो। या तो तंत्र द्वारा किया गया, या उसी के तंत्र का विरोध के नाम पर लाल झंडा उठाए
कामरेडों आतंकवादियों द्वारा किया गया। लेकिन हुआ। आप स्थिति की विकरालता का अंदाजा लगा सकते हैं। 28% झारखंड में और 30% छत्तीसगढ़ में जनसंख्या है वनवासी समुदाय की। और मैं सोचता हूँ, कम से कम मुझे ये उम्मीद है कि भविष्य में जो आगामी सरकार होगी वो वास्तविक रूप में इस समुदाय के कल्याण पर विचार करेगी, इनके हित के लिए काम करेगी। मैं राजनीतिक पार्टियों से उम्मीद करता हूँ और सभी से करता हूँ कि वनवासी समुदाय के भीतर से ही अच्छे और सच्चे नेतृत्व को उभरने दिया जाएगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आदिवासी नेता के नाम पर ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों के पास वर्तमान में जो उन्हें छलने वाला तंत्र है उसी के सफेदपोश दलाल बैठे। और अगर ऐसा नहीं होता तो मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा भाजपा के टिकट पर आज चुनाव नहीं लड़ रही होती झारखंड से। जो भी पार्टियों में आदिवासी वर्तमान में आदिवासी नेता के नाम पर चेहरे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो या झारखंड, वो वही हैं जिन्हें आप सफेद पोश सामंत कह के बुला सकते हैं। इस समुदाय को, इस समूह को नए खून और नए नेतृत्व की राजनीति में बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बहुत ज्यादा। क्या फिलहाल जो झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीटें हैं उन पर बात कर लेते हैं। झारखंड में कुछ 14 सीटें हैं और ज्यादातर पुराने जो खिलाड़ी थे उन पर दाव लगाने से भारतीय जनता पार्टी को संकोच रहा है। अब की बार कई प्रत्याशियों के टिकट बदल दिए गए हैं, कुछ इधर उधर से लाके जैसे गीता कोड़ा उम्मीदवार बनाए गए हैं और कुछ को क्यों उम्मीदवार बनाया गया है पता नहीं। जैसे कि अर्जुन मुंडा जी बड़े नेता हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अपने समुदाय पर आज तक अपनी पकड़ बना नहीं पाए। तो नहीं बना पाई, उन्हें विचार करना चाहिए। 14 सीटों में से 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुकाबला बेहद करीबी है, बेहद करीबी। राजमहल की सीट है और मुझे तो राजमहल की सीट पर कम से कम बड़ा मुश्किल दिख रहा है भगवा खेमे का जीत पाना। जमशेदपुर की सीट है जो शहरी आबादी वाली सीट है। एक तो कम वोटिंग का प्रकोप तो है ही और ऊपर से यहाँ पे प्रत्याशी भी उतने लोकप्रिय हैं नहीं, तो ये सीट भी खतरे की घंटी वाली है। हालांकि बहुत करीबी मुकाबला है यहाँ। अर्जुन मुंडा साहब की सीट और लोहरदगा, ये दोनों सीटें भी बेहद कड़े मुकाबले में। हालांकि हजारीबाग की सीट को भी कड़े मुकाबले की सीट बताया जा रहा है। यहाँ का जो आपका हजारीबाग का भूमिहार समुदाय है वो नाराजगी से कुछ दाएं बाएं लेफ्ट राइट सेंटर समझ में नहीं आ रहा है किधर को जाएगा या किधर की यात्रा करने के मूड में है। लेकिन ये बात सही है कि जयंत सिन्हा का टिकट कटने से भूमिहार समुदाय में नाराजगी है और भूमिहार समुदाय इसके लिए भाजपा के विरुद्ध वोट कर सकता है या करेगा। तो इस तरह से हजारीबाग की सीट भी थोड़े खतरे में, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़े खतरे। अगर मैं इन 5 सीटों को छोड़ दूं तो उसके बाद लगभग 9 सीटें वो हैं कि जहां एक सीट पे जो आजसू है और बाकी 8 पे भाजपा। बड़ी स्पष्ट सी बढ़त है, कहीं कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। झारखंड में एक मिक्स परिणाम ही आएगा, एक तरफा नहीं जाएगी, लेकिन बीजेपी के पक्ष में अच्छा है। ऐसे ही अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं और चूंकि अभी चमत्कारिक चुनाव में जहां किसी को मीडिया हाउस को इसको उसको किसी को उम्मीद नहीं थी कि भाजपा वापसी करने जा रही है, उतनी बढ़िया वापसी करने जा रही है। और इस मोमेंटम को कितना बीजेपी जारी रखती है, ठीक है ना, बनाए रख पाती है, ये देखने वाली चीज होगी। हालांकि अच्छा चुनाव है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, और बहुत से जो वहाँ के स्थानीय मित्र हैं उनके अनुसार क्लीन स्वीप भी हो सकता भाजपा के पक्ष में। लेकिन जो आंकड़े कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं 11 सीटों में से आपकी जांजगीर, कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर, ये 5 सीटें ऐसी हैं कि जहां मुकाबला करीबी है। इसमें भी आपका राजनांदगांव और महासमुंद, इसमें विपक्ष का पलड़ा भारी भी दिख रहा है थोड़ा सा। तो 11 सीटों में से यहाँ भी 6 सीटें ऐसी हैं जहाँ स्पष्ट बढ़त है, बाकी पर मुकाबला 6 से गिनती शुरू होगी, 7, 8, 9 जहाँ जाए। तो ये है छत्तीसगढ़ और झारखंड का चुनावी मामला। दोनों राज्यों में मिला करके 25 सीटें और 25 सीटों में से 15 पर भाजपा या एनडीए को स्पष्ट बढ़त, बाकी की 10 पे मुकाबला, कुछ पे विपक्ष की बढ़त। और इसी के बीच से परिणाम आएगा
तो आप ये कह सकते हैं कि गिनती कहाँ से 15 से शुरू होगी इन दोनों राज्यों की। परिणाम ऊपर कहाँ तक जाएगा ये 4 तारीख को देखेंगे। राम राम।